मैं राणा रायमल बोल रहा हूं। मैं वही हूं जिसके पिता महाराणा कुंभा थे, जिसने मेवाड़ को एक नई ऊंचाइयों पर ला दिया था। मैं वही रायमल हूं जिसके बेटे राणा सांगा ने मुगलों को दौड़ा दौड़ा कर मारा था। मैं वही हूं जिसके बेटे पृथ्वीराज को उड़नार राजकुमार के नाम से जाना जाता था। वही पृथ्वीराज जिसने महज 22 साल की उम्र में ही 40 से ज्यादा युद्ध लड़े और सभी में विजयी रहा। मैं उसी राणा सांगा का पिता हूं जिसको आखिरी हिंदू सम्राट कहा जाता है, जिसके झंडे के नीचे सभी राजपूत राजा मुगलों के विरुद्ध एकजुट होकर लड़े थे। मेरे को उसी मेवाड़ की धरती पर शासन करने का सौभाग्य मिला, जिसकी वीरता की गाथा महज राजस्थान ही नहीं अपितु पूरे भारत वर्ष में गाई जाती है। मैं आज आपको बताऊंगा कि मेरे पिता कुंभा के बाद मुझे शासन कैसे मिला, साथ ही मेरे पूरे लंबे शासनकाल में मेवाड़ ने कितनी प्रगति की, और साथ ही मेरे इतिहास भी आपको रूबरू कराऊंगा। मेरा जन्म मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ में हुआ। वही चित्तौड़ जिस धरा ने हमेशा से ही शूर वीरों को जन्म दिया है, जो धरती त्याग और बलिदान की साक्षी रही है। यही वो धरती है जहां बप्पा रावल जैसे योद्धा और मां पद्मनी जैसी सती हुई, जिसने अपने सतीत्व की रक्षा के लिए जोहर कर लिया। मेरे पिता का नाम महाराणा कुंभा और माता का नाम मीराबाई था। मेरी पत्नियों का नाम श्रृंगार देवी और रतनबाई था। मेरा विवाह श्रृंगार देवी से एक शर्त के अधीन हुआ था, जो शायद आपको पता नहीं होगा, तो मैं आज आपको बताता हूं। मेरे पिता कुंभा के शासनकाल में एक मारवाड़ पर भी मेरे पिता का आधिपत्य हो गया था, जिसके अंतर्गत एक संधि की गई थी, जिसमें मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा निर्धारित की गई, और सोजत पाली से इधर का इलाका मेवाड़ का और सोजत से उधर का इलाका मारवाड़ का होगा। और इसी संधि के तहत मारवाड़ के राजा जोधा की पुत्री श्रृंगार देवी का विवाह मुझसे कर दिया गया, और इसी संधि को आवल बावल की संधि के नाम से जाना जाता है। मेरे 13 पुत्र और 2 बेटियां थी, जिनमें सबसे बड़ा पुत्र पृथ्वीराज, उससे छोटे जयमल और राणा सांगा थे। आप सभी मेरे पिता महाराणा कुंभा के बारे में भली भांति जानते हैं। उनके शासनकाल में मेवाड़ बहुत ताकतवर बन गया था। महाराणा कुंभा से सीधे मुंह लोहा लेना किसी के बस की बात नहीं थी। आसपास के सारे राजा उनसे खींच खाते थे, लेकिन उनके अंतिम समय में वो एक विशेष बीमारी से ग्रसित हो गए थे, और उसी का फायदा उठाकर राज की चाह में मेरे ही भाई उदा द्वारा उनकी हत्या कर दी गई। इसी वजह से इतिहास में उदा को पितृहंता के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन मेवाड़ के सामंतों और सरदारों को उदा पसंद नहीं था, और उन्होंने इसके विरुद्ध विद्रोह कर दिया, और मेवाड़ के उत्थान के लिए मुझे मेरे ससुराल ईडर से बुलाकर राज गद्दी पर बैठा दिया। मेरी शासनावधि 1473 ईस्वी से 1509 ईस्वी तक रही। मेरा भाई उदा, जो कि मेरे पिता को मारकर राजगद्दी पर बैठा था, इस वजह से जनता उसके विरुद्ध हो गई और मुझे राजगद्दी पर बैठा दिया। विक्रम संवत 1530 यानी 1473 ईस्वी को मैं मेवाड़ की राजगद्दी पर बैठा। उसके बाद राणा उदा कुंभलगढ़ से भागकर सोजत चला गया। सोजत जाने के पश्चात वहां पर उसने कुंवर बागा राठौड़ की पुत्र के साथ विवाह कर लिया। उदा के दोनों पुत्र सूरजमल और सेंसमल भी उनके साथ थे। मेवाड़ राज्य को पुनः हासिल करने और खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त करने के लिए उदा, सूरजमल और सेंसमल मांडू के बादशाह गयासुद्दीन खिलजी के पास मदद के लिए पहुंचे। प्रारंभ से लेकर अंत तक पूरी कहानी सुनने के बाद गयासुद्दीन खिलजी ने उदा को मदद करने का आश्वासन दिया, लेकिन गयासुद्दीन ने एक शर्त रखी कि उदा की बेटी के साथ उसका विवाह करवाना होगा। उस पर उदा राजी हो गया। मांडू से पुनः सोजत की तरफ लौट रहे उदा के ऊपर आसमानी बिजली गिर गई, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मेवाड़ राज्य में कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी भी राजघराने की बहू या बेटी का विवाह किसी मुस्लिम के साथ हुआ हो, या शायद भगवान को मंजूर नहीं था। इसी वजह से उस पर बिजली गिरी और वो वहीं मारा गया। उदा की मृत्यु के पश्चात उनके दोनों पुत्र सूरजमल और सेंसमल गयासुद्दीन से संपर्क में बने रहे और उनसे आग्रह किया कि आप मेवाड़ राज्य वापस दिलाने में सहायता करें। तब गयासुद्दीन अपनी सेना के साथ मेवाड़ की तरफ निकल पड़ा। गयासुद्दीन लालची प्रवृत्ति का व्यक्ति था, इसलिए वह चाहता था कि राजपूतों की आपस में लड़ाई में वह फायदा उठा ले। गयासुद्दीन की सेना ने चित्तौड़ किले को चारों तरफ से घेर लिया और बारी बारी से हमला शुरू कर दिया। मेवाड़ और चित्तौड़ का राजा मैं अपनी सेना के साथ युद्ध के लिए किले से बाहर निकला
राजपूती रजवाड़े बिजली की तरह गयासुद्दीन की सेना पर टूट पड़े। गयासुद्दीन और उसकी सेना राजपूती सेना का सामना नहीं कर पाई और गयासुद्दीन जैसे तैसे वहां से मांडू भाग गया और अपनी जान बचा पाया। इस विजय के प्रमाण की बात की जाए तो आपको श्री एकलिंग जी के दक्षिण द्वार के प्रशस्ति के श्लोक संख्या 68 से 71 में मिलता है। इस जीत से प्रफुल्लित होकर मैं निश्चिंत होकर मेवाड़ राज्य पर राज करने लगा। इस विजय के पश्चात जो छोटे छोटे दुश्मन थे वो डर गए। साथ ही मैं भी निश्चिंत हो गया कि अब गयासुद्दीन पुनः मेवाड़ पर आक्रमण करने के बारे में नहीं सोचेगा। दूसरी तरफ गयासुद्दीन मांडू पहुंचकर बदले की भावना में तपने लगा। गयासुद्दीन ने अपने रिश्तेदारों से संपर्क किया और युद्ध सामग्री की व्यवस्था करता रहा। साथ ही पहले से मजबूत और शक्तिशाली सेना तैयार की। सभी तैयारियां पूरी होने के पश्चात गयासुद्दीन मांडू से निकलकर पुनः मेवाड़ की ओर आक्रमण करने के लिए निकल गया। मेवाड़ के पूर्वी क्षेत्र में गयासुद्दीन की सेना जफर खान मलिक के नेतृत्व में लूटपाट करने लगी। यह उस समय की बात है जब हाड़ा चाचक देव जो कि उस समय बेगू के जागीरदार हुआ करते थे, उन्होंने मेरे समक्ष उपस्थित होकर बताया कि गयासुद्दीन की सेना जफर खान मलिक के नेतृत्व में भैंस रोड, श्योपुर, कोटा आदि क्षेत्रों पर कब्जा कर रही है। यह सुनकर मैं तुरंत युद्ध के लिए तैयार हो गया और अपनी सेना को युद्ध के लिए तैयार किया। गयासुद्दीन और मेरे बीच हुए इस दूसरे युद्ध का विवरण रासा नामक ग्रंथ में मिलता है, जो कि इसका जीता जागता सबूत है। इस समय मेवाड़ का सहयोग करने वाले और मेवाड़ के सरदारों ने अपने अपने घोड़े मुझे प्रदान किए ताकि युद्ध में गयासुद्दीन का सामना किया जा सके। मैं स्वयं रूपमल नामक घोड़े पर सवार होकर आसिर, चंदेरी, नरवर, बूंदी, आमेर, रायसीन, चाकसू, लालसोट, सांभर, अजमेर, टोडा, मारोट आदि के राजाओं के साथ मांडलगढ़ की ओर चल पड़ा। मलिक जफर खान और मेरी सेना के बीच यहां पर एक बहुत ही भयंकर युद्ध हुआ, लेकिन वीर मेवाड़ी सेना के सामने बाहरी टिक न पाया और हजारों सैनिकों के मारे जाने के पश्चात वहां से भाग खड़ा हुआ। हमने उनका पीछा करते हुए खैराबाद को लूट लिया। इस घटना का विवरण श्री एकलिंग जी के दक्षिण द्वार की प्रशस्ति के श्लोक 77 से 78 के साथ महाराणा रायमल का रासा में मिलता है। लगातार 2 बार युद्ध में बुरी तरह पराजित होने के पश्चात मांडू के गयासुद्दीन खिलजी ने उसके एक बहुत ही विश्वसनीय व्यक्ति को मेरे पास समझौते के लिए भेजा। जब वह व्यक्ति चित्तौड़ किले पर पहुंचा तब मैं उस समय बातचीत करने के लिए उसके समक्ष बैठा। मैं और गयासुद्दीन का दूत बड़ी ही विनम्रता के साथ एक दूसरे से बात कर रहे थे और एक दूसरे की बात सुन रहे थे। तभी वहां पर मेरा पुत्र पृथ्वीराज का आगमन होता है। ये दृश्य देखकर बहुत ही क्रोधित हो जाता है और वह मुझसे कहता है कि मुसलमानों के साथ इस तरह विनम्र होकर बात करना उचित नहीं है। ये लोग पीठ में छुरा घोंपने वाले होते हैं, इन पर कभी भी विश्वास नहीं किया जा सकता। ये सुनकर गयासुद्दीन का दूत क्रोधित हुआ और वहां से उठकर चला गया। मांडू जाकर उसने उसके बादशाह गयासुद्दीन को पूरी कहानी सुनाई। गयासुद्दीन पहले से ही मेवाड़ पर खार खाता था और ये बात सुनकर उसने पुनः युद्ध की ठान ली और निश्चित किया कि इस बार कैसे भी करके महाराणा रायमल को पराजित करना है। इधर मैंने मेरे पुत्र को समझाया कि बार बार युद्ध करके अपने योद्धा को ऐसे मौत के मुंह में नहीं धकेल सकता। बार बार युद्ध करने से मेवाड़ पर वित्तीय भार भी आता है और राजकोष पर भी इसका असर पड़ता है। इस पर पृथ्वीराज ने अपने दम पर यह युद्ध लड़ने की ठानी और जाकर अपनी सेना तैयार करी। वह अपने सेना के टुकड़े लेकर गयासुद्दीन से युद्ध करने निकल पड़ा। गयासुद्दीन को खबर मिली कि मेवाड़ से पृथ्वीराज युद्ध करने आ रहा है और उसको आने में 2 दिन लगेंगे, लेकिन पृथ्वीराज ने वो दूरी 1 रात में ही पूरी कर दी और सेना सही मांडू जा पहुंची। और यह युद्ध अपनी बहादुरी से बहुत ही जल्द खत्म कर देने की वजह से उसको उड़ना राजकुमार की उपाधि दी गई। ऐसा कहा जाता है कि पृथ्वीराज की सेना चलती नहीं है, उड़ती है। दूसरी तरफ मांडू से गयासुद्दीन की सेना में मेवाड़ी रणबांकुरों से लोहा लेने के लिए युद्ध मैदान में पहुंची। मेवाड़ी सेना और गयासुद्दीन की सेना के बीच मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा पर मुकाबला हुआ। इस बार दोनों तरफ से अच्छा युद्ध लड़ा जा रहा था। न मेवाड़ी सेना जीत पा रही थी, न ही गयासुद्दीन की सेना हार रही थी। पहले दिन का युद्ध बिना नतीजे के समाप्त हुआ। जैसे ही सूर्यास्त हुआ, दोनों सेनाएं पीछे हट गई और अपने डेरे में जा पहुंची। थक हार कर बैठे राजकुमार पृथ्वीराज ने खाना खाने के पश्चात चुनिंदा सरदारों को बुलाया और कहा कि मैंने पिताश्री से महाराणा रायमल जी से गयासुद्दीन को जिंदा पकड़कर दरबार में पेश करने का वादा किया था, जो कि अब थोड़ा मुश्किल लग रहा है क्योंकि हमारे सामने विशाल सेना है जिसका सामना करने के लिए हमें किसी चालाकी की जरूरत पड़ेगी। रणनीति बनाकर 500 से अधिक मेवाड़ी सरदारों को बुलाया और पूरी रणनीति समझाकर 10-10 लोगों का ग्रुप बनाकर गयासुद्दीन के डेरे की तरफ जा पहुंचा।
वहां पहुंचते ही मेवाड़ के वीर रणबांकुर ने गयासुद्दीन के मुख्य सिपाहियों को मौत के घाट उतार दिया और गयासुद्दीन को गिरफ्तार कर लिया। तभी अचानक से गयासुद्दीन के सैनिकों ने बचाने के लिए उनकी तरफ दौड़े, लेकिन राजकुमार पृथ्वीराज ने कहा, अगर कोई हमारे करीब आएगा तो हम गयासुद्दीन का गला काट देंगे। डर के मारे गयासुद्दीन भी ऊंची आवाज में अपने सैनिकों तक संदेश पहुंचाता है और कुछ मत करो वरना ये मुझे मार देंगे, ऐसा कहकर उन्हें रोकता है। राजकुमार पृथ्वीराज ने गयासुद्दीन को गिरफ्तार करके मेवाड़ के राज दरबार में मेरे समक्ष प्रस्तुत कर दिया, जहां पर उसे दंड दिया गया और तहखाने में बंद कर दिया गया। इस बात को लगभग 1 महीना बीत जाने के पश्चात मैंने अपनी उदारता दिखाई और गयासुद्दीन को कैद से मुक्त कर आदेश दिया। तारीख-ए-फरिश्ता नामक फारसी किताब में लिखा हुआ है, गयासुद्दीन हारने के बाद सुख विलास में व्यस्त हो गया और उसके बाद कभी युद्ध नहीं किया। मेवाड़ में सब कुछ ठीक चल रहा था, तभी राजघराने के ज्योतिष वहां पर आए। मेरे पुत्रों जिसमें संग्राम सिंह, जयमल और पृथ्वीराज ने अपनी जन्म कुंडली ज्योतिष को दिखाई। ज्योतिष ने भविष्यवाणी की थी कि राजकुमार पृथ्वीराज और राजकुमार जयमल के ग्रह नक्षत्र भी अच्छे हैं, लेकिन मेवाड़ का अगला राजा संग्राम सिंह होगा। यहीं से मेरे पुत्रों के बीच मतभेद शुरू हो गए। दोनों बड़े भाइयों ने मिलकर संग्राम सिंह को मारने का प्लान बनाया। एक दिन की बात है, राजकुमार पृथ्वीराज ने तलवार के पिछले हिस्से से संग्राम सिंह की आंख फोड़ दी। इनके बीच लड़ाई आगे बढ़ती उससे पहले उनके काका श्री सूरजमल वहां पर आ जाते हैं। सूरजमल के आने से भाइयों के बीच आपस की लड़ाई बंद हो गई, लेकिन एक बार शुरू हुआ यह विवाद और बढ़ता दिखाई दिया। तब सूरजमल ने उन्हें बताया कि ज्योतिष पर विश्वास नहीं करना चाहिए और तुम्हें यह कतई शोभा नहीं देता कि पिता के जीवित रहते तुम सिंहासन के लिए लड़ो। उन्होंने बताया कि यदि तुम अपना भविष्य जानना ही चाहते हो तो मैं तुम्हें एक ऐसी कन्या के बारे में बताता हूँ जो एकदम सटीक भविष्यवाणी करेगी। सूरजमल ने बताया कि एकलिंग से पूर्व दिशा में नाहर मगरा के पास भीमल गांव में देवी का अवतार मानी जाने वाली बीरी नामक की कन्या रहती है। ये सुनकर तीनों भाई अपने काका सूरजमल के साथ नाहर मगरा की ओर चल पड़े। भीमल गांव में तीनों बीरी के पास पहुंचे और बीरी ने उन्हें बताया कि तुम कुल देवी के मंदिर में आना, वहीं पर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। दूसरे दिन का सूर्योदय हुआ। तीनों भाई और उनके काका सूरजमल देवी के दरबार में पहुंच गए। देवी के दरबार में पहुंचकर उन्होंने देखा कि वहां पर एक सिंहासन पड़ा था। उस सिंहासन पर राजकुमार पृथ्वीराज जाकर बैठ गया। पास में एक गद्दी बिछी हुई थी जिस पर सांगा अर्थात संग्राम सिंह जाकर बैठ गया और गद्दी के कोनों पर उनके काका सूरजमल बैठ गए। कुछ समय पश्चात शक्ति का अवतार माने जाने वाली बीरी वहां पर आई। उनको देखकर तीनों ने बीवी को प्रणाम किया और आग्रह किया कि हमारी समस्या का समाधान किया जाए। इस पर बीरी ने कहा कि आपकी समस्या का समाधान हो चुका है। मैंने गद्दी मेवाड़ के स्वामी के लिए बिछाई है और यहाँ पर संग्राम सिंह आकर बैठ गए हैं, तो भविष्य में वही मेवाड़ के राजा होंगे। यह भविष्यवाणी होते ही राजकुमार पृथ्वीराज और जयमल दोनों ने मिलकर संग्राम सिंह पर हमला कर दिया। दूसरी तरफ सूरजमल और संग्राम सिंह भी दोनों पर टूट पड़े। इस लड़ाई में सूरजमल घायल हो गए, संग्राम सिंह भी घायल हो गए, लेकिन अपने घोड़े पर बैठकर वहां से भाग निकले। जयमल ने सोचा कि पृथ्वीराज और सूरजमल की मृत्यु हो गई होगी। अब अगर मैं संग्राम सिंह को खत्म कर दूं तो मेवाड़ पर मेरा अधिकार हो जाएगा। संग्राम सिंह भागकर सेमोत्री नामक गांव जा पहुंचा, जहां पर महाराणा हमीर सिंह द्वारा बनाया हुआ रूप नारायण भगवान का बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर था। संग्राम सिंह यहां पर रुक गए। उसी समय वहां पर विदा जैतम लोथ दर्शन के लिए आए। उन्होंने संग्राम सिंह को घायल अवस्था में देखा तो उन्होंने गांव पर पट्टी बांधी। तभी वहां पर संग्राम सिंह का बड़ा भाई जयमल भी अपने साथियों और सेना के साथ आ पहुंचा और विदा से आग्रह किया कि संग्राम सिंह को उसके हवाले कर दो, नहीं तो आप भी मारे जाएंगे। लेकिन विदा ने संग्राम सिंह के लिए साफ मना कर दिया और लड़ाई शुरू हो गई। विदा ने संग्राम सिंह को मारवाड़ की तरफ भेज दिया और इस लड़ाई में विदा की मृत्यु हो गई। जब संग्राम सिंह जयमल के हाथ नहीं आया तो जयमल कुंभलगढ़ के किले में चला गया। दूसरी तरफ पृथ्वीराज और सूरजमल ठीक हो गए। उसके बाद मैंने पृथ्वीराज और जयमल के पास संदेश भेजा कि तुम मुझे मुंह मत दिखाना, मेरे जीते जी तुमने राज्य के लिए लड़ाई की है, अपने ही भाई संग्राम सिंह को मार दिया है। दूसरी तरफ अपनी जान बचाने में सफल रहे संग्राम सिंह मारवाड़ में जाकर एक गडरे के यहाँ पर रुका। कुछ समय के पश्चात संग्राम सिंह यहाँ से निकले और अजमेर के निकट श्रीनगर के ठाकुर करमचंद पवार के पास पहुंचे। करमचंद पवार एक बहुत बड़ा लुटेरा था, लेकिन एक अच्छी सेना उसके पास थी। संग्राम सिंह ने भी भेष बदला और उनके साथ रहने लग गया। इधर उदा का बेटा सूरजमल निरंतर अपने पिता का राज पाने के लिए मेरे से झड़प करता रहा। सूरजमल और मेवाड़ी सेनाओं के बीच सदरी में आमना सामना हुआ, जिस पर सूरजमल ने कब्जा कर रखा था। इस युद्ध में मेरे साथ मेरा पुत्र पृथ्वीराज भी शामिल था।
पृथ्वीराज के साथ आने से मेरी ताकत और बढ़ गई। सूरजमल और मेरी सेनाओं के बीच हुए इस भयंकर युद्ध में पृथ्वीराज ने सूरजमल पर सीधा हमला कर दिया। सूरजमल को मेवाड़ छोड़कर जाना पड़ा और प्रतापगढ़ में जाकर बस गया। फिर भी दोनों के बीच कई बार झड़पें होती रही। जब मेरी ही बेटी के पति ने राजकुमार पृथ्वीराज को जहर देकर मौत की घाट उतार दिया, जिससे मेरी हिम्मत टूट गई। और आखिर क्यों ना टूटे, जिसका शेर जैसा बेटा हो, जिसने छोटी सी उम्र में ही सब तरफ अपनी वीरता के झंडे गाड़ दिए हों, उसके चले जाने से एक पिता की हिम्मत कैसे नहीं टूटेगी। सन 1509 ईस्वी की बात है। मेवाड़ राजघराने के बहादुर और सिसोदिया वंश के बाहुबली योद्धा राणा रायमल यानी मेरी मृत्यु हो गई। पृथ्वीराज से पहले ही मेरे बेटे जयमल की मौत हो चुकी थी। उसके बाद सांगा की वापसी पर उसके मेवाड़ का उत्तराधिकारी घोषित किया गया और उसके बाद मेवाड़ ने सांगा की छत्रछाया में उन्नति की, जो सांगा आज भी अपनी बहादुर के लिए बच्चे बच्चे की जुबान पर मौजूद है। तो दोस्तों, ये थी मेवाड़ के एक और शूरवीर योद्धा रायमल के इतिहास की कहानी। आपको इतिहास के इन योद्धाओं के बारे में क्या क्या पता था, या आपने सिर्फ ये पढ़ा कि मुगल ही महान थे? इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? हमें कमेंट